फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ, जो कि आईआर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी ब्रॉड। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, ठीक है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंक्लूड इट इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे इस टॉपिक को कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या है। सो लेट्स बिगिन। इंटरनेशनल लॉ किसे कहेंगे? सो किसी भी टाइप का लॉ किसे कहते हैं? हम लोग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एक सिस्टम को गवर्न करती है। सो इंटरनेशनल लॉ क्या करती है? इट गवर्न्स रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो इंटरनेशनल लेवल पे बात करती है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स किस तरह गवर्न होगी, उससे रिलेटेड जो लॉस है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको कहते हैं जी इंटरनेशनल लॉ। सो इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स गवर्निंग रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में, एरियाज में इसको देखा जाएगा। आर्म कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइट्स, सी स्पेस, ट्रेड, टेरिटोरियल बाउंड्रीज और डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, और तमाम फ्री स्टेट्स पे ये अप्लाई होते हैं। इनको कहा जाता है जी इंटरनेशनल लॉ, राइट। सो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सो ऑब्वियसली ये स्टेट्स के साथ डील करता है, तो स्टेट्स आर द प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, स्टेट्स फ्री स्टेट्स के साथ डील करता है, और प्राइमरी इसका जो सब्जेक्ट मैटर है या सब्जेक्ट जो है जिसको ये एड्रेस करता है वो है स्टेट्स। ठीक है, उसके अलावा ये deals it regulates the actions of other entities, दूसरे entities जैसा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे, एनजीओस भी आ जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज, इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ ये डील करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्कोप जो है बहुत ही वास्ट है। सो इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को किस तरह इन्फोर्स किया जाता है स्टेट्स के ऊपर। सो ऑब्वियसली व्हाट डील्स विद द इंटरनेशनल लॉ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो इसके डिफरेंट कमिटीज़ हमने यूएन को कम्प्लीटली एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, इसके ऑर्गन्स, और उसमें मेजर ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल भी था, और स्पेशली उसका जो जुडिशरी पार्ट था, कोर्ट ऑफ जस्टिस की हमने बात की थी। सो यहाँ पे भी कोर्ट की हम बात करेंगे, इंटरनेशनल लॉ में आईसीसी की हम बात करेंगे, राइट। सो इट टेक्स वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ फोर्स भी यूज़ कर सकता है, और इट इज़ बाउंड अंडर मेनी इंटरनेशनल ट्रीटीज टू एक्सेप्ट द कंपल्सरी jurisdiction and judgments of a body established by a treaty to deal with the disputes arising out of it. And enforce किस तरह किया जाता है? different measures लिए जा सकते हैं against a state जो कि violate करे इस law को। ठीक है, सो पहले नॉन फोर्सेबल मेजर्स देखते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी रशिया के ऊपर जो लगाए गए, एंड इकोनॉमिक एंड अदर सैंक्शंस। और फोर्स मेजर में क्या आ जाता है? फोर्स मेजर में अकॉर्डिंग टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत, अंडर द आर्टिकल ऑफ 42 ऑफ यूएन चार्टर, इट हैज़ अथॉरिटी ऑथोराइज द यूज़ ऑफ फोर्स भी यूज़ कर सकता है, इसके पास ये अथॉरिटी है। मैंने आपको बता दिया था कि इसका अपना कोर्ट होता है जिसको आईसीसी कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेट क्राइम करता है, सो इसके साथ डील करता है आईसीसी। ठीक है, एंड सो नॉन फोर्सेबल मेजर्स में हमने सैंक्शंस की बात की थी।
So sanctions equally used to designate restrictive measures. So restrict करने के लिए उस स्टेट को उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं. ये इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ रिलेशन में उसको बाइकआउट भी किया जा सकता है. सो डिफरेंट टाइप के सैंक्शंस इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं. सो ऑल टाइप्स ऑफ consequences ट्रिगर बाय द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल रूल की वायलेशन की जाए तो इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे. सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ. सो किसके तहत? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 41 इट कवर्स measures not involving the use of armed forces, while article 42 it authorizes the security council to use the coercive यानी forceful military force to maintain and restore international peace को restore करने के लिए according to article 42 of UN charter के ये forceful measures ले सकता है. ठीक है, against the state who violate the international law. फिर economic sanctions का मैंने बता दिया था. different kinds of sanctions होते हैं. economic sanctions भी लगाए जा सकते हैं किसी भी state के खिलाफ, right? So the Security Council may decide what measures not involving the use of armed forces are to be employed to give effect to its decision, and it may call upon the members of the UN to apply such measures. So उसके ट्रेड के ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं. So in this way to restrict करने के लिए उस स्टेट को, ताकि वो दोबारा लॉ की वायलेशन न करे, and it should abide by the international law. Economic sanctions की बात की हमने. So there are some specialist areas of international law. ये कुछ मेजर एरियाज हैं जिनके साथ इंटरनेशनल लॉ डील करता है. लॉ ऑफ सी होगा, सीज को किस तरह यूज़ करेंगे उनके रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड और क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड. इन सारे एरियाज़ को हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. सो सम की डेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री देखते हैं, ये किस तरह डेवलप हुआ और व्हाट आर द मेजर इवेंट्स जो कि इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. सो बिगिन विथ 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया. ये मैंने हिस्ट्री ऑफ आईआर में भी डिस्कस किया हुआ था कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट चल रहा था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में यूरोप में. सो इनके बीच में एक ट्रीटी किया गया, पीस ट्रीटी, और रूल एंड लॉस और रेगुलेशंस की फॉर्मेशन की गई ताकि इनके दरमियान पीस को मेंटेन किया जा सकते हैं. ट्रीटी ऑफ यूरोप, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी ऑफ यूरोप. एंड फिर इट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटरी इंटेग्रिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स की को इंश्योर करता है. सो एक की इवेंट ये था. फिर दूसरा 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना, राइट, जो कि नेपोलियनिक वॉर्स जो चल रहे थे उनको एंड करने के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना साइन हुआ. एंड so it is based on the sovereignty, balance of power, legitimacy and equality between the nations. फिर 1919 में लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हो गई. हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ताकि पीस को मेंटेन किया जा सकते और फ्यूचर में इस तरह का कोई डिज़ास्टर या कैटास्ट्रॉफी ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन की गई थी. सो इसमें कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस भी इस्टेब्लिश किया गया 1919 पीस कॉन्फ्रेंस में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 1945 में यूएन की फॉर्मेशन हो गई. और यूएन को एक वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि यूएन की हिस्ट्री किस तरह फॉर्मेशन हो गई, इसके एम्स क्या है, इसके मेजर ऑर्गन्स क्या है. सो
फिर आ जाता है जी 1989 टू 1991 में, दिस पीरियड फ्रॉम द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल के बारे में सुना होगा, जर्मनी में है, जो कि उस टाइम पे जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ये वॉल बिल्डअप किया गया था, लेकिन बाद में ये टूट के जर्मनी एक वन स्टेट बन गया। एंड टू द ऑफिशियल डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, ख़त्म हुआ, राइट। सो एंड ऑफ कोल्ड वार हुआ। ये कुछ की डेट्स और इवेंट्स थे इन द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अभी हम बात करते हैं जी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या सोर्सेस है। सो इसको इस तरह सोर्सेस से हमारा क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि द एक्चुअल मटेरियल्स फ्रॉम विच द इंटरनेशनल लॉयर्स डिटर्मिन करते हैं, क्या डिटर्मिन करते हैं, द रोल एप्लीकेबल टू गिवन सिचुएशन पे किस तरह का रोल अप्लाई करें। सो इसको कहते हैं जी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये सोर्सेज फॉर्मल सोर्सेज भी हो सकते हैं और मटेरियल सोर्सेज भी हो सकते हैं। फॉर्मल सोर्सेज में क्या आ जाता है, फॉर्मल सोर्सेज में लीगल प्रोसीजर्स आ जाएंगे जी, मेथड्स फॉर क्रिएशन ऑफ रूल्स, उसके अलावा डिसीजंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट्स के डिसीजन, रिजोल्यूशंस जनरल असेंबली के। जबकि मटेरियल सोर्स के अंदर it provide the evidence of the existence of rules which prove to have statuses of the legally binding rules of general application. And further sources according to the article 38(1) of the statute of international court of justice ICJ, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 के मुताबिक ये कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटीज की बात करता है जो कि सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। फिर इंटरनेशनल कस्टम्स की बात करता है, प्रैक्टिसेस विच आर एक्सेप्टेड एज अ लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। एंड आर्टिकल 59 के तहत जुडिशियल डिसीजन की बात करता है जो कि सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। फिर टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाते हैं। सो ये है सोर्सेस। फिर फर्दर ICJ विच जो कि जुडिशियल ऑर्गन है UN का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैंने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद ICC भी आ जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल court. फिर ICJ has no binding force except between the parties and in respect of particular case. And अभी हम देखेंगे जी स्टेट टेरिटरी और सॉवरेनिटी, यानी लैंड से रिलेटेड कौन से इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड टू लैंड, ठीक है। सो ना एक सॉवरेन स्टेट फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट है तो उसके पास लैंड होगा अपना। सो ऑब्वियसली उस लैंड के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनेशनल लॉ के कि कितना लैंड के कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो इसको हम देखेंगे जी टेरिटरी को। सो इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में इट रिकॉग्नाइज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एवरी स्टेट विथ इट्स टेरिटरी। सो अपने टेरिटरी के ऊपर स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसको टेरिटोरियल सॉवरेनिटी कहा जाता है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेरिटरी को हम डिवाइड करते हैं जी लैंड टेरिटरी, इसके अंदर तमाम लैंड एरिया आ जाता है, रिवर लेक्स वो भी। फिर मैरीटाइम या मेरीन वाला जो कि सी का पोर्शन आ जाता है जी, सी टेरिटरी ऑफ कोस्टल एरिया। अगर किसी स्टेट सी के साथ कनेक्टेड है जैसा कि हमारा पाकिस्तान है अरबियन सी के साथ, सो अरबियन सी के कितना एरिया हम एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ यह सब कुछ डिसाइड करता है। फिर हमारा जो एयर स्पेस है, हमारा एयर किस तरह यूज़ होगा,
ठीक है। हम चार्जेस लेते हैं ना, कोई भी स्टेट चार्ज लेता है, चार्ज करता है किसी दूसरे स्टेट को जब उसकी एयर को कोई दूसरा स्टेट यूज़ करता है ट्रेड पर्पस या कोई और पर्पस के लिए। एंड रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट, स्टेट की सॉवरेनिटी या फ्रीडम या उसको रिकॉग्नाइज करने के रिलेटेड भी रूल्स है, ठीक है। सो इट इज़ अ यूनिलैटरल एक्ट वेयर बाय वन और मोर द स्टेट्स एडमिट करते हैं जी किसी पार्टिकुलर स्टेट की एग्जिस्टेंस को रिगार्ड सेट एंटिटी एज अ स्टेट एंड इंटरनेशनल लीगल पर्सन एज अ इंटरनेशनल लीगल पर्सन स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सो स्टेट की सॉवरेनिटी, फ्रीडम और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए उसकी रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। एंड इसके दो क्राइटेरिया है कि स्टेट को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। इसके क्राइटेरिया को हम देखते हैं कि कैल्सन साहब कहते हैं कि अ कम्युनिटी टू बी रिकॉग्नाइज एन इंटरनेशनल पर्सन मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। इसको रिकॉग्निशन के लिए ये कंडीशन एक स्टेट फुलफिल करे, ये कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो एंड एक डेफिनेटली इसका अपना टेरिटरी हो जिसके ऊपर ये कंट्रोल करे एंड द कम्युनिटी दस कॉन्स्टिट्यूट मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। सो तभी इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा और इसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड पब्लिकली एक्सप्रेसिंग इस डिसीजन टू रेस्पेक्ट द क्लेमेंट एज एन independent state. So it also applies to not limited to state, it appeals to new government state in condition to be belligerency and organize an effective insurgent. चले इसको छोड़ दे। So recognition क्यों important है किसी भी state की? Recognition बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट रिकॉग्निशन अगर एक स्टेट की एग्जिस्टेंस को, उसकी सॉवरेनिटी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो इसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं होंगे, इसके साथ ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ इसको नहीं मिलेंगे एंड स्टेटहुड का इसका स्टेटस मिलता है जब इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन को हम देखते हैं कि दो तरीके हैं मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाए। उसका पहला आ जाता है ये डिफेक्टो। डिफेक्टो में क्या होता है, स्टेट रिकॉग्नाइज पोसेसेस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड। स्टेट को तब रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब इसके तमाम स्टेटहुड के एलिमेंट्स इसमें हो, ठीक है। and apart from this some reservations और ये temporary या provisional recognition होती है, ठीक है। it is a political formula without legal consent। एक और आ जाता है जी de jure recognition जिसको permanent recognition कहा जाता है। it's a permanent recognition without reservation, right। सो इसके लिए क्या होना चाहिए कि स्टेट्स फुलफिल ऑल द प्रीरिक्विजिट्स को फुलफिल करे। फिर आ जाता है जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट को हम देखेंगे। सो ये ये डील करता है जी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, ठीक है। और इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशंस, ये चीज़ें आ जाएंगे। सो इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ द हॉस्टिलिटीज़ ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट के दरमियान जो हार्श मेजर्स लिए जाते हैं या वायलेशन की जाती है इंटरनेशनल लॉ की, उनके साथ डील करता है। सो जिनको वार क्राइम भी कहा जाता है कि वॉर के दरमियान जो लॉ को वायलेट करके क्राइम्स किए जाते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एन आर्म कन्फ्लिक्ट अगर सिविलियंस को मार दिया जाए
तो इसको कहा जाता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वार क्राइम। सो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, इट प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर फॉर द आर्म फोर्सेस ऑफ अ स्टेट और पार्टली टू अ कन्फ्लिक्ट। एंड फिर ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि प्रोहिबिट करे ड्यूरिंग अ वार या वारफेयर के बीच में जो क्राइम्स, फॉर एग्जांपल सिविलियन कैजुअलिटीज़ का मैंने आपको बता दिया, उसको इंश्योर करता है जी। एंड नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे, एंड स्पेसिफिक वेपन्स जो कि पॉइजनस या मास डिस्ट्रक्शन काज करते हैं उनको प्रोहिबिट करता है ये लॉ। एंड कुछ अदर एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करता है, जिनमें स्टारवेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन हो गया, रेप ऑफ वुमेन हो गया, and threat of violence to civilians, and improper use of signs या emblems जो improperly deceive करने के लिए वॉर के दरमियान यूज़ करे। सो इनके साथ भी डील करता है, इनको रोकता है, प्रोहिबिट करता है। अभी पर्पस IHC का क्या पर्पस है, इट रिड्यूस अननेसेसरी सफरिंग को रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट करता है आर्म कन्फ्लिक्ट के जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड इट फैसिलिटेट द रिस्टोरेशन ऑफ पीस को रिस्टोर करता है। अभी एक और एलिमेंट आ जाता है जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ ICL। सो ICC का भी मैंने बता दिया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक और कोर्ट है, ठीक है, ICC कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके अंडर ही आ जाएगा। सो क्रिमिनल लॉ जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक, इंटरनेशनल लॉ का एक ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के साथ डील करेगा, एंड इट प्रोवाइड फॉर द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कमिटिंग इंटरनेशनल क्राइम्स। इन चीज़ों के साथ डील करता है, इंटरनेशनल क्राइम्स के साथ। सो वाई दिस, ये क्यों है, इसका पर्पस क्या है। सो इट हैज़ लॉन्ग नीडेड अ ट्रीटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट। सो ये पर्पसेस अचीव करता है, और यू कैन से दिस आर द गोल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या जो हमारा क्रिमिनल लॉ है। टू ये क्या करता है, टू एडमिनिस्टर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करता है, एंड द एंड करता है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को, फिर उसके बाद इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। फिर ICC jurisdiction अंडर रोम statute। सो इसके कुछ jurisdiction देखते हैं जी इन द लाइट ऑफ रोम statute, एंड ये कुछ इसने स्टेप्स लिए हुए और सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स के ऊपर ये स्टेप्स लेता है। और पर्सन्स, कुछ लोगों के ऊपर जो इंटरनेशनल क्राइम्स करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शंस ले सकता है। एंड ICC विल also have jurisdiction over the crime of aggression once a consensus definition is arrived at by the assembly of state parties. So this is all about international law. Thank you for watching.